निर्माण उद्योग में जो पहला जो प्रकार आता है वो है कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो होते हैं वो उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। तो पहले से में हम ले लेते हैं वस्त्र उद्योग को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह लगभग 3.5 जो लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा जो बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा जो होती है उसको वो अर्जित करता है। ये सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक श्रृंखला के परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर उद्योग है। अब इसमें देखो आप सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र जो हमारे प्राचीन भारत में ही सूती वस्त्र हाथ से पहले और कताई और हथकरघा से जो हथकरघा होता था उसकी तकनीक से बनाया जाता था, और 18वीं शताब्दी के बाद फिर ये जो विद्युत बिजली से चलने वाले जो करदे होते थे उनका उपयोग होने लगा था। औपनिवेशिक काल में के दौरान ये हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत ही हानि हुई थी, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड की मशीन जो निर्मित जो वस्त्र होते थे उनसे स्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। वहाँ की जो वस्त्र होते थे वो मशीन से बने होते थे और हमारे यहाँ के जो वस्त्र थे वो हाथों से बने होते थे, और वहाँ के फिर उनकी कीमत सस्ती रहती थी। हमारे जो वस्त्र होते थे यहाँ के बने हुए वो हाथ से बनते थे, इस कारण से वो महंगे होते थे। तो इस तरह से वो कंपटीशन में पिछड़ते जा रहे थे। तो जो पहला जो सफल जो था सूती वस्त्र उद्योग वो 1854 में मुंबई में लगाया गया था। पहला याद करने वाली बात है कि पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था। यूरोप 2 विश्व युद्धों से पहले जूझ रहा था उस समय, और भारत जो था वो इंग्लैंड के क्या था? अधीन में था। और ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की जो मांग की जो आपूर्ति थी वो कहाँ से पूरी हो रही थी? भारत से। तो इस तरह से जो भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो ऊंचाइयों तक फिर पहुंचने लगा। अब देखिए 2011 तक जो देश में 1946 सूती और तथा जो कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले थी, इसमें 80% निजी क्षेत्र में तथा शेष क्या थी? वो सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में थी। इनके अंतर्गत कई हजार छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, जिनमें से 4 से 10 हथकरघे भी हैं। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग जो है महाराष्ट्र और गुजरात के जो कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था। वहाँ पर ही ये पैदा होते थे और वहीं पर ही ये उद्योग लगाए जाते थे। तो ये वहीं तक ही सीमित हो गया था। कपास क्यों? क्योंकि कपास वहीं से उपलब्ध हो रही है, बाजार भी मिल रहा है, वहाँ परिवहन भी है, और वहाँ पर क्या पतन की भी सुविधा थी, श्रम भी मिल रहा है, और वहाँ जो कपास को उगने के लिए नमी युक्त जलवायु, ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो वहाँ पर उनको मिल जाता था। इसलिए इन कारकों को स्थानीयकरण का बढ़ावा दिया गया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है। कैसे? और जो कृषक होते हैं, कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, जैसे डिज़ाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले, ये जो कपास उद्योग है उनको एक जीने की यानी कि जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रासायनिक रंजन जो मिल स्टोर होते हैं, पैकेजिंग की सामग्री होती है, इंजीनियरिंग उद्योग को क्या होती है? मांग बढ़ती है। फलस्वरूप उद्योगों को क्या होगा? विकास होगा। ये कताई कार्य जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु के में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशमी, जरी और काशीदा जो कार्य होती है ये बुनाई की परंपरागत कौशल और डिज़ाइन देने के लिए जो बुनाई होती है अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन जो बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश के उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी जो कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है।
ये जो भारत है, भारत जापान को सूत का क्या करता है, निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस और यूरोपीय देश नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका देश है, जहाँ से भारत से जो सूती वस्त्र जो होते हैं निर्यात किए जाते हैं। अब क्षमता के रूप में देखा जाए तो भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसमें चीन का प्रथम स्थान है। भारत में इसकी संख्या वर्ष 2012 के अनुसार 431.3 लाख थी। तो इस तरह से 1980 के दशक के मध्य में कताई क्षेत्र को भरपूर महत्व दिया जा रहा था। अब देखिए हम बात कर लेते हैं पटसन की। जो पटसन है, भारत में पटसन व पटसन निर्मित जो भी सामान होता है वह सबसे बड़ा उत्पादक है तथा और बांग्लादेश के पश्चात इसका दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010 और 11 में भारत में लगभग 80 जो पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांश पश्चिमी बंगाल में कहाँ पर लगाए गए थे, हुगली नदी पर, और तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। हुगली नदी के तट पर इसके स्थित होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका कारण हो सकता है पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, क्योंकि वो वहाँ के निकट है और सस्ता जल मिलता है, परिवहन मिलता है, सड़क मिल रही है वहाँ पर, रेल व जल का जो परिवहन जाल है और कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जो जल होता है वो भी उपलब्ध हो रहा है। पश्चिम बंगाल तथा जो उसके समीपवर्ती राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता जो मैन पावर होती है, श्रमिक उपलब्ध होना। और ये देखिए कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान का निर्यात के लिए जो पतन सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करना, ये बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसके कारण जो हुगली नदी पर इसके जो उद्योग हैं यही कारण है कि उद्योग हुगली नदी पर स्थित है। ये उद्योग जो है 40 लाख छोटे व सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया कराता है। इस उद्योग से अन्य अनेक लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े होते हैं, उनकी रोटी इस उद्योग से जुड़ी हुई होती है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी जो प्रतिस्पर्धा होती है वो भी शामिल रहती है। हालांकि पटसन पैकिंग की अनिवार्यता जो प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है। ये फिर भी मांग बढ़ने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। जो 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था पटसन का उत्पादन को बढ़ावा देना, गुणवत्ता में इसमें सुधार किया जाए, पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना और प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना था। पटसन के प्रमुख खरीदार हुए जैसे कि अमेरिका हुआ, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, इनके खरीदार हैं जो पटसन भारत से जाता है। अब जो बढ़ता हुआ जो वैश्वीकरण है, वैश्विक पर्यावरण अनुकूल जैव निम्नीकरण ने जो पदार्थ के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता के पुनः जूट उत्पादन के लिए अवसर दिया, क्योंकि जो पॉलीथीन प्लास्टिक का जो यूज़ हम करते हैं वह पैकिंग के लिए वो जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए जो इसका ये जूट होता है उसको बढ़ावा दिया गया पॉली बैग बनाने के लिए, डेकोरेटिंग चीज़ें बनाने के लिए, बोरियां बनाने के लिए, थैले, तो इस तरह से इसको बढ़ावा दिया जाने लगा। देखो चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। जो गुड़ होता है और खांडसारी वो भारत में बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाती है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसको सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग को आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? वर्ष 2010 और 11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिलें थीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश तथा जो बिहार है उसमें है। ये इतना उत्पादन इन दोनों ही राज्यों से हो जाता है। ये उद्योग मौसमी है, यानी कि पूरे वर्ष नहीं, ये मौसम के अनुसार होता है। यह सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होगा? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक जो सुक्रोज की मात्रा है, अपेक्षाकृत ये ठंडी जलवायु भी इसके लिए गुणकारी है।
अब देखिए हम बात कर लेते हैं खनिज आधारित उद्योग है। ये कौन से होते हैं? वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो इस वर्ग में कुछ उद्योगों के नाम हम बता रहे हैं, जैसे लोहा और इस्पात। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत यानी बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी जो भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी जो मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। जितनी भी प्रकार की मशीनें होती हैं वह इन सब पर बनी होती हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए जो इस्पात है उसकी आवश्यकता पड़ती ही है। इस्पात उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना गया है। लोहा और जो इस्पात है एक क्या है? भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही क्या है? भारी और स्थूल है। और इसके लिए जो परिवहन लागत होती है, लाने ले जाने की जो लागत होती है वह ज़्यादा होती है। इसका जो उद्योग है इसमें लॉक्स, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात कैसे होता है? 4:2:1 का इसमें भाग रहता है। तो इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें जो मैग्नीज जो होती है उसकी मात्रा भी इसमें आवश्यक होती है। इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यक रहती है। इसका इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी जो सक्षम परिवहन इसकी आवश्यकता रहती है। अच्छा, 2014 में भारत में 865 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात जो उत्पादनों में चौथे स्थान पर अपना भारत रहा था। ये स्पंज और लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद 2014 में यहाँ प्रति वर्ष व्यक्ति खपत केवल 60 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 217 किलोग्राम थी। इसके भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित है। इस प्रदेश में इस वर्ष जो उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल और जो सापेक्ष जो परिस्थितियां हैं वह उपस्थित है। इनमें जो अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता और सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल जो संभाव्यता है वो शामिल है। यद्यपि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि इसके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि जो उच्च लागत है और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है और कम श्रमिक उत्पादकता है, ऊर्जा की जो अनियमित पूर्ति, अविकसित असंरचना। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। और निजी क्षेत्र में जो उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उन उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। और इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों का जो नियमित करने की आवश्यकता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एल्युमिनियम प्रगलन की। भारत में जो एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक और ये लचीला होता है तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से ये अधिक कठोर को इसको बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, सीसा के विकल्प के रूप में भी इसको किया जाता है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, यानी कच्चे पदार्थ मतलब जो भारी हो, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग की स्थापना के लिए जो दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं वो कौन सी हैं? नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। अब रसायन उद्योग देख लेते हैं। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा जो बड़ा तब विश्व में आकार की दृष्टि से जो 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और वृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि इसमें दर्ज की गई है।
अकार्बनिक जो रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक जैसे कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयोग होने वाले, और नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा जैसे कि सोडा, कांच, साबुन, शोधक, जो अपमार्जक, कागज़ में प्रयोग होने वाले रसायन तथा जो कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों है? तो कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजन पदार्थ, दवाइयाँ, औषधि होती हैं, रसायन बनाने के लिए इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं और पेट्रो रसायन संयंत्रों के आसपास ही स्थापित होते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत जो रसायन एक प्रक्रिया द्वारा रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग और कृषि तथा उपभोक्ता बाजार के लिए किया जाता है। अब देखिए उर्वरक उद्योग क्या होते हैं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी कि यूरिया और फास्फेटिक उर्वरक यानी कि डीएपी और तथा जो अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल हैं। ये क्या उत्पादन क्षेत्रों में इसी के आसपास ही केंद्रित होते हैं। तीसरा होता है पोटाश यानी कि आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से और किसी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटेशियम यौगिक का भंडार है। भारत नाइट्रोजन जो उर्वरता का तीसरा बड़ा उत्पादक है।